तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, देखा, जाना कि एएफएम का एग्ज़ाम जो मई 2026 के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने प्लान किया, वो सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें सिर्फ़ एक मोटिव था कि किसी भी तरीके से बच्चों की धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ। बस बर्बाद करना पर्पज़ था। जैसे मैं ऐसे बात कर रहा था किसी से, तो मैंने कहा कि शायद जैसे ही धुरंधर 2 रिलीज़ हुई, उसे देखकर आए एग्ज़ामिनर और आते ही पेपर बना दिया, क्योंकि उसी तरीके का कुछ एक्शन इन्होंने अपने पेपर में रखा। देखिए, मैं कुछ 5 मिनट बातचीत करना चाहूँगा उन सब बच्चों से जिन्होंने आगे एएफएम का पेपर देना है, और जिन्होंने पेपर दिया है बेटा, उनसे तो बस हम यही बोलेंगे कि जल्दी-जल्दी बचे हुए एग्ज़ाम अपने कंप्लीट कर लीजिए। अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, बचे हुए एग्ज़ाम अच्छे से दो, और फिर उसके बाद मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च जहाँ भी जाते हो, वहाँ जाओ और मत्था टेकना स्टार्ट करो। क्योंकि फिर इसके आगे का काम अब वहीं से होगा। क्योंकि देखो, मेरी बात को समझो, पास तो कभी भी अभी भी इंस्टीट्यूट करेगा, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट को अपनी कुछ पासिंग मार्क्स मतलब पासिंग परसेंटेज मेंटेन करनी पड़ती है। उतने सीए बनाने ही बनाने हैं हर अटेम्प्ट में। तो पास तो वो इस पेपर में भी करेगा। अब दिक्कत बस इतनी है कि जो लिख कर आया है, चाहे वो गलत हो या सही हो, उन्हें पास करना पड़े। वो पास करेंगे उनमें से जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा लिखा होगा। और एक बात सही जो सच है, ये जो दिक्कत थी, ये जो पेपर टफ था, वो सिर्फ़ आपके लिए टफ नहीं था, सभी के लिए टफ था। मतलब इट इज़ नॉट कि एक तरह के बच्चों को टफ लगा होगा। आई एम 100% श्योर। देखिए, मैं बरसों से, मतलब मैं पिछले लगभग 20 साल के ऊपर के पेपर स्कैन कर चुका हूँ एएफएम के, आज तक। बहुत लंबा समय तो पढ़ाते हुए भी हो गया, और उससे पहले कि बहुत पेपर देखते हैं हम लोग, है ना? उसके हिसाब से ही बुक बनाते हैं, उसके हिसाब से ही पढ़ाते हैं, उसके हिसाब से ही बच्चों को ट्रेन करते हैं। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि मैं 100 की जगह 120-130% पढ़ाने वाला टीचर हूँ। मतलब मैं खुद बहुत मार्जिन से पढ़ाता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेके पढ़ाता हूँ, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कई बार आपने देखा भी होगा कि मैं क्लास में ऐसे क्वेश्चन करा रहा होता हूँ जो मैं खुद ही कहता हूँ कि 15 साल में कभी भी नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी कराऊँगा, राइट? तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन उठा लिए। अब देखो, हर पेपर में ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। टफ पेपर बनाने का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो 15-20 साल में कभी ना आए हों, कभी 1 या 2 क्वेश्चन आपने डाल दिए, ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि वो भी पढ़ के जाना चाहिए। पर अगर आप पूरा पेपर ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन से बना दोगे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे बना दोगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये दिक्कत की बात है। फिर ये बच्चे को दिमाग में रखकर पेपर नहीं बनाया गया, ये एक चैलेंज के रूप में पेपर बनाया गया है, व्हिच इज़ नॉट राइट इन द स्पिरिट। देखो, रीज़न क्या है उसका? इंस्टीट्यूट या तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास पेपर बनाता है, सीधे-सीधे इंस्टीट्यूट की अपनी पब्लिकेशन से, स्टडी मैट से, पुरानी आरटीपी से, एमटीपी से, या एग्ज़ाम क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाता है, वो दे देता है डबल या हाफ करके फिगर। वो तरीका भी गलत है, वो तरीका भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं करवा रहा। जो पर्पस है पढ़ाई का कि उसे एक बेटर एनालिटिकल पर्सन बनाना, वो नहीं बना पाता। मैं उस चीज़ के लिए हमेशा क्लास में रैग करता हूँ कि वो गलत बात है। दूसरा पेपर बन सकता है कि सेमी बुक बेस्ड और सेमी एनालिटिकल। मैं उस पेपर के फ़ेवर में हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा अपना टैलेंट दिखा पाएगा, अपनी अपनी गहराई, अपनी मेहनत दिखा पाएगा कि जी मैं अच्छा पढ़ता हूँ, इसीलिए मेरे अच्छे मार्क्स आए। और जिसने कम पढ़ा होगा वो फँस जाएगा, जो खाली स्टडी मैट पढ़कर जा रहा है, खाली आरटीपी के भरोसे, या पिछले 3 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी पढ़कर जा रहा है, वो बच्चे फँस जाएँगे। वो तरीका सही है कि मिक्स पेपर बनाओ। मिक्स का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ईज़ी भी नहीं, और मतलब थोड़ा ईज़ी और थोड़ा एनालिटिकल बनाओ। अगर आप ये कहोगे कि पूरा ही हम एनालिटिकल वे बना बना देंगे, चलो वो भी एक बारी को लागू हो सकता है। लेकिन उसमें क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हों, वो उठाओ, कम से कम 60, 70, 80% टॉपिक जो आप रेगुलरली एग्ज़ाम में पूछ रहे हो, उन्हीं क्वेश्चनों को एनालिटिकल बनाकर पूछ रहे हो, वो भी ठीक है। पर अगर आप अपने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन बनाएँगे, जो आपने पिछले काफ़ी समय में नहीं पूछे। जैसे मैं खुद ही बोलता हूँ, हम ब्लैक-स्वान ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल पढ़ते हैं। याद है, हमने पूरी 1 डेढ़ क्लास लगाई थी ब्लैक-स्वान ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल पे। लेकिन मैं पढ़ाते हुए भी बात बोलता हूँ कि आता बहुत कम है, बहुत कम आता है ना? अब उसका क्वेश्चन डाल दिया। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर है। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, वो नए वाले एडिशन में ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। मैं इस क्वेश्चन में जब ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाना होता है, तो मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मिसेलेनियस है, मतलब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन है। मैं कराता हूँ क्लास में। लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि बहुत रेयर कभी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत रेयर कभी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने।
मतलब उन्होंने चुन के ऐसे क्वेश्चन उठाए जिन्हें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला क्वेश्चन कहते हैं। देखो, अब पीठ थपथपाने को तो मैं कह सकता हूँ कि जी हमारी किताब में उस बेस पे क्वेश्चंस हैं। हाँ, डेफिनेटली हैं। बट सच्चाई ये है कि क्या बच्चा उसे पढ़कर जा रहा होता है? क्या उतनी डेप्थ, और क्या हम उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं पढ़ के जाने के लिए? नहीं। द फैक्ट रिमेन्स नहीं, क्योंकि हमें इन 3 तरीके के पेपर की आदत पड़ चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि पेपर जो आएगा वो इन्हीं तीनों में से किसी एक तरीके का आएगा, या तो एकदम आसान आएगा, एकदम थर्ड ग्रेड पेपर आएगा, या ईजी में थोड़ा सा एनालिटिकल डाल देंगे। ये जैसे जनवरी 26 में था, थोड़ा एनालिटिकल, थोड़ा से क्वेश्चन ज़्यादा थे एनालिटिकल, लेकिन बाकी पेपर प्रिडिक्टेबल था। मतलब 70-75% पेपर प्रिडिक्टेबल था, वैसा आएगा। पर अगर आप ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन एनालिटिकल डाल दोगे और ऐसे डाल दोगे कि भैया आप मतलब क्लॉड को बोलो या चैट जीपीटी को बोलो कि भैया चल को पेपर बना, और ये रहा टॉपिक, और इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड एएफएम का एग्जाम लेवल का क्वेश्चन बना, तो उसे तो ये समझ नहीं आएगा कि जो एएफएम है वो सीए वाले एग्जाम की बनानी है। हो सकता है जिसने टाइप किया हो, क्वेश्चन बनवाया हो, एआई से बनवाए होंगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे इतना दिमाग हमारा इंस्टीट्यूट खुद नहीं लगाता भैया, जो सरल सी बात है, क्योंकि कर लगाता तो उसमें गलती हो जाती उनसे। क्वेश्चन अच्छे थे, क्वेश्चन बेहतर लेवल के थे, तो सब एआई का। लेकिन एआई को भी जो प्रॉम्प्ट है ना, वो अच्छा दिया जाता है, पूरा दिया जाता है, बताया जाता है कि हम किस तरीके के क्वेश्चन पेपर बनाते आए हैं। चलो, ऑल सेड एंड डन, मेरे हिसाब से ये एक विचित्र पेपर था, डिफ़िकल्ट पेपर था, और जो डिफ़िकल्ट पेपर था वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट था, है ना? इसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी थी जो मैं सीएफए में पढ़ाता हूँ, वो पूछी गई। मैं एसीसीए का एएफएम पढ़ाता हूँ, उनका थोड़ा-सा लेवल उनके पेपर में ना आपकी तरह रट्टे नहीं होते। मैं कई बार बोलता भी हूँ ये बात पढ़ाते हुए भी, कि एसीसीए के एएफएम में बहुत ही जो एग्ज़ाम लाइफ ओरिएंटेड है वैसा एग्ज़ाम आता है। उसमें से कुछ टॉपिक्स को घुमा-फिरा कर इसमें पूछा गया। यानी इन्होंने एक अच्छा लेवल बनाने की कोशिश करी, बट अच्छे लेवल के अंदर आप इतना टफ ना बना दें कि बच्चे के लिए क्रैक कर पाना मुश्किल हो। और 3 घंटे का टाइम कम है उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। बट ऑल एवरीथिंग सेड एंड डन, जिन भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, कुछ भी कर आए हैं, उन्हें मुझे लगता है उन्हें पास करना पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे बिल्कुल ही डर गए, उन्होंने पेपर ही हाथ नहीं लगाया, पेपर में कुछ किया ही नहीं, फॉर्मूले भी नहीं लिख कर आए, कुछ भी नहीं लिख कर आए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उनका पास होना मुश्किल हो जाएगा। बट अदरवाइज़ इंस्टीट्यूट को भी तो पास करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे बात स्टार्ट होती है उन बच्चों से जिन्होंने आगे एग्ज़ाम देना है एएफएम का, वो डर गए हैं। अब उनके अंदर डर का माहौल है। अब उन्हें लग रहा है हम क्या करें? क्योंकि मैं आप अकेला नहीं, पूरी फ्रेटर्निटी, पूरी सीए के जो एएफएम के टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जो फ्रेटर्निटी है, हम सब लोग इस तरीके के पैटर्न के लिए पढ़ा रहे हैं। कोई सिर्फ इसके लिए पढ़ा रहा है, कोई इसके लिए पढ़ा रहा है। मैं अपने आप को इस तरीके के पेपर की प्रिपरेशन कराता हूँ। मैं ईज़ी प्लस एनालिटिकल प्लस कंप्लीटली एनालिटिकल क्वेश्चंस की भी आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ। पर हाँ, अगर टोटली आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ जाएगा, अब उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है गोइंग फॉरवर्ड, जैसे देखिए अब आपके पास हमारी बुक्स हैं, हम पढ़ा चुके हैं ऑलमोस्ट सिलेबस आपको, है ना? आप लोग कर चुके हैं। मैं बहुत जल्दी ही, मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए। देखिए, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं बोलूँ कि नहीं पेपर ऐसा ही आएगा। ये मेरी गलत अप्रोच होगी लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे ही पेपर आएगा। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? आ गया ना, आ गया ना। अब सर, नाउ व्हाट? अगर दोबारा ऐसा आ जाए, या हो सकता है 2 अटेम्प्ट मिक्स वाला आ जाए, फिर दोबारा तीसरे अटेम्प्ट में ऐसा आ जाए और वो तीसरा अटेम्प्ट आप ही का हो फिर? तो मुझे क्या करना चाहिए इस वक़्त एज़ अ टीचर? आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भई मुझे पता है, अगर इंस्टीट्यूट धप्पा कर रहा है, तो बच्चे की तो डेन दोबारा नहीं आ सकती ना। भई बच्चे को तो बचाना मेरा काम है। मेरे को थोड़ा-सा समय दीजिए, जो पढ़ा रखा है उसमें से कुछ कटौती नहीं है, वो तो पूरा ही पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है मुझे 5-7 लेक्चर्स और लेने चाहिए। एक अपनी बुक के साथ एक एनेक्स्चर लॉन्च करना चाहिए। एनेक्स्चर के अंदर मैं सभी टॉपिक्स के, जो मुझे लगता है सीएफए के क्वेश्चंस अच्छे हैं, उनसे इंस्पायर्ड, एसीसीए के अच्छे इंस्पायरिंग क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन हर चैप्टर के मान लो 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है जो बियॉन्ड सीए लेवल थे, आज तक हम बोलते थे बियॉन्ड सीए लेवल है, वो 5-5 क्वेश्चन मुझे हर चैप्टर के कंपाइल करके उनकी रिकॉर्डिंग्स करके आपको देनी चाहिए। तो मान के चलो लगभग 50 क्वेश्चन और मुझे कराने चाहिए, जिसमें शायद मुझे 10-15 घंटे और लग जाएँगे। वो मैं रिकॉर्ड करके अलग से एक एनेक्स्चर बनाकर आपके बैच में डाल दूँगा। जिन्होंने पढ़ना होगा वो पढ़िएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ना होगा वो मत पढ़िएगा। जिन्हें लगता है कि नहीं सर जी, ये सी इंस्टीट्यूट ने एक बार गलती कर दी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, वो ऐसे ही पेपर बनाएगा, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लो। पर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर मैं चांस नहीं दे सकता, भई मैंने तो हमेशा एएफएम को 90 प्लस वाला सब्जेक्ट माना है,
मैं ये सब तो पढ़ ही रहा हूँ जो आपने पढ़ाया बैच में, मैं उस एनेक्स्चर को भी पढ़ना चाहूँगा, तो डेफिनेटली आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं भी देखो, मेरे लिए भी बड़ा आसान है, मैं हर चैप्टर के लिए एआई से 2-2 4-4 क्वेश्चन जनरेट करवा लूँ अच्छे-अच्छे और बोलूँ हार्डेस्ट लेवल बना दो, वो बना देगा, मैं उसे रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ। यही कर सकते हैं हम, है ना? मतलब हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग हो सकते हैं, हम बैकवर्ड लुकिंग तो नहीं हो सकते ना। अब मैं इंस्टीट्यूट को कोसता रहा हूँ कि नहीं ये गलत है, गलत है, गलत था। मैं मानता हूँ ये गलत हुआ उन बच्चों के साथ जिन्होंने May 26 में एग्ज़ाम दिया, क्योंकि उनके साथ हो गया अचानक धप्पा। उन्हें वार्न नहीं किया गया ना। देखो, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि पेपर टफ मत बनाओ, पेपर इससे भी टफ बनाओ, लेकिन बता कर बताओ, है ना? उस लेवल को डिस्क्लोज़ करके बताओ कि हम इस तरीके का पेपर बनाएँगे और इस तरीके से हमारे आगे चलेगा। आप अपना मॉक टेस्ट देखो, अपनी आरटीपी देखो, क्या वो उस लेवल की थी? नहीं थी ना। या तो आप इसकी झलक हमें एमटीपी 1, एमटीपी 2 में दे देते कि सर जी एमटीपी 1, एमटीपी 2 और आरटीपी जो आई एएफएम की, वो बहुत ही भयंकर होती है, ऐसी होती बिल्कुल तबाही जैसे ये था। ऐसे बनाकर देते, तो वी कुड हैव स्टिल प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, इंस्टीट्यूट एक-एक लाइन को पकड़ रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहा है। चलो, आप ये 10 क्लासेस एक्स्ट्रा कर लो। ठीक है ना जी? बट अब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे गोइंग फॉरवर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स करके, अलग एक एनेक्स्चर बनाकर, कुछ ना कुछ नाम दे देंगे, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना? एनेक्स्चर क्वेश्चंस बनाकर आपके लिए रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूँगा। मैं लाइव भी पढ़ाऊँगा वो, मैं उसकी भी इंटीमेशन आपको दूँगा। अगर आप लाइव आके पढ़ना चाहते होंगे तो आप लाइव पढ़िएगा। बट गिव मी सम टाइम, मैं उसके लिए, मुझे भी अपने लिए ना उसके कंटेंट को क्यूरेट करने के लिए, क्योंकि मैं उतना भारी ना करा दूँ कि मैं सीएफए का क्वेश्चन कराने लग जाऊँ आपको। मुझे उस लेवल को क्यूरेट करने दीजिए कि इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से कहाँ तक जा सकता है। उस लेवल तक के मैं थोड़े क्वेश्चन और क्रिएट करके आपके लिए लेके आता हूँ। और उन सब टॉपिक्स की जो पिछले 15-20 साल में नहीं पूछे हैं इंस्टीट्यूट ने, लेकिन पब्लिकेशंस में कहीं न कहीं उनके नाम हैं, उनका ज़िक्र है, उनके क्वेश्चन बनाकर आपको दे देता हूँ। बट पता है, मैं एक बात बोलूँ, हम क्यों नहीं टीचर्स करते? अब मैं ज़रा ये भी सच्चाई भी बताना चाहूँगा। लेट मी टेल यू एग्ज़ैक्टली कि वो सच्चाई भी आपको पता होनी चाहिए कि क्यों नहीं कराते। अब आपके मन में आएगा, सर आज तक सारे टीचर क्या इस पेपर की वेट कर रहे थे, इसीलिए वो नहीं करा रहे थे? और मैं ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं पूरी फ्रेटर्निटी की, पूरी बिरादरी के बिहाफ़ पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सब लोग इस लेवल का क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। देखो, मैं सच्चाई बताऊँ, क्योंकि इस लेवल का हम पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग मेहनत करके अपना-अपना कंटेंट क्यूरेट कर लेंगे उस हिसाब से। महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएँगे, हम बना देंगे कंटेंट, है ना? और मेरे जैसे टीचर के लिए और भी आसान है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपोज़र अन्य सब्जेक्ट्स के साथ है। मतलब एएफएम का ही अन्य एग्ज़ाम, जो फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए साथ मेरा एसोसिएशन है। तो मेरे लिए वो काम करी क्यूरेट करना और भी आसान है, क्योंकि मैं उस लेवल पे एएफएम ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बस वहाँ से क्वेश्चन उठाने, क्यूरेट करने, थोड़े नैरो डाउन करने, जो इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशंस हैं, उसके नाम के हिसाब से क्यूरेट करके आपको देने हैं। तो मैं कर लूँगा और मुझे पक्का यकीन है बाकी लोग भी करेंगे इस ऐसे एग्ज़ाम के बाद। लेकिन दिक्कत क्या है कि इंस्टीट्यूट का खुद नहीं पता, इसके बाद हो सकता है 10 अटेम्प्ट तक आसान पेपर देता रहे फिर। और उन बच्चों को अगर हम ये क्वेश्चन कराएँगे ना बाकी, तो 3 अटेम्प्ट के बाद बच्चा कहेगा, सर ऐसा पेपर तो आता नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चा ही हमें कोसने लग जाएगा। इसलिए मेरे को इसका यही हल मिला है कि मैं इसके लिए एनेक्स्चर बनाऊँ रेदर देन एडिंग ऑल दीज़ क्वेश्चन्स इन द बुक। है ना? कोई, अगर आप मुझसे कोई इंटरमीडिएट में भी पढ़े हों, तो आपने इंटरमीडिएट की मेरी पब्लिकेशन में भी देखा होगा कि मेरा जो चैप्टर होता है, उस चैप्टर के एंड में 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन हर चैप्टर में अलग होते हैं, जिन्हें मैं बोलता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो मैं रिकॉर्ड करके अलग से डाल देता हूँ यूजुअली। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा होता है मेरे कुछ चैप्टर के एंड में, लिखा हुआ आ जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि भैया ये वो तब की बात है जब इंस्टीट्यूट का दिमाग घूमेगा तो ऐसे क्वेश्चन आएँगे। वही काम मेरे को अब एएफएम के लिए भी करना पड़ेगा, हम कर देंगे। आप चिंता ना करें, मैं साथ हूँ। मैं उसे क्यूरेट कर दूँगा। अब आप बोलेंगे, सर मैं पढ़ूँ, ना पढ़ूँ, वो आपकी इच्छा भाई। मेरा काम है पढ़ाना, मैं 10-15 घंटे की और रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा करके आपको दे दूँगा। ठीक है जी? ऑल गुड? आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट एब्सोल्यूटली क्लियर। बाकी हाँ, मैं ये मानता हूँ कि धोखेबाज़ी है। आपको जिस लेवल का आपने पेपर बनाया, उस लेवल का आपको मॉक टेस्ट पेपर दोनों और आरटीपी उसी लेवल की बनानी चाहिए थी। बात समझ आई मेरी बात? उसी लेवल की बनानी चाहिए थी। फिर आरटीपी ऐसी नहीं उठानी चाहिए थी कि सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन उठा लिए। इसी लेवल की बना देते आप, हम बच्चे को पहले वार्न कर देते। हमारा जो मई 2026 के लिए एग्ज़ाम में बैठा एक बच्चा है, और वो सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, किसी से भी पढ़ाओ, कहीं से भी पढ़ाओ, है ना? सभी बच्चों के साथ धोखा हुआ है, सभी बच्चों के साथ धोखा हुआ है। बट हम बैकवर्ड लुकिंग नहीं हो सकते। अब जो हो गया सो हो गया, है ना? मेरे लिए कहना बड़ा आसान है, पर हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी की बात है बेटा। मतलब जो सीए का कोर्स करते हैं वो मिडिल क्लास लोग करते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे करते हैं यूजुअली।
बहुत कम रिच बच्चे होते हैं जो सीए का कोर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत माँगता है, उतनी मेहनती होते नहीं वो बच्चे अमीरों के। ज़्यादा अमीर लोगों के ना बच्चे उतने मेहनती होते नहीं। उनसे उतनी पेशेंस से पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सुख-सुविधाएँ होती हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आती जाती है उनकी लाइफ़ में, प्रॉब्लम है उस चीज़ की। बट अब इतने सारे हज़ारों बच्चे जो बेचारे अपने अटेम्प्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं और सीए बनने वाले हैं, अब उनको दोबारा चोट लग गई, और चोट भी ऐसी लगी कि 4 महीने की नहीं लगी, 6 महीने की लगी। आप समझ रहे हो? अगर क्लियर नहीं होते तो 4 महीने की भी नहीं, अब 6 महीने की भी कर दी। हर तरीके से बच्चे के साथ गलत कर दिया। बट क्या कर सकते हैं बेटा? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम आगे देखकर अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और मैं इस बात के लिए आपके साथ हूँ, और मैं ये एश्योर करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी अपने पब्लिकेशंस में इसके लिए एक्स्ट्रा क्यूरेटेड कंटेंट ले आऊँगा। ठीक है जी? बहुत जल्दी, और आप सबको वो प्रोवाइडेड होगा। मुझसे कोई भी बच्चा किसी भी मोड पे कभी भी कहीं भी पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो, वो बस हमें ईमेल कर दे, और जब भी जैसे ये कंटेंट महीने डेढ़ महीने में बना लूँगा, ये मैं सबके साथ शेयर करूँगा, ये सबको मिलेगा। या फिर हो सकेगा तो मैं फ्री रिसोर्स में ही डाल दूँगा, या मैं इसे यूट्यूब पे ही डाल दूँगा। आप घबराइए नहीं, मतलब सो दैट एवरीबॉडी इज़ बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। और मुझे पता है ये ना, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि ये झोंका है। 1-2 अटेम्प्ट ऐसा करेगा, इंस्टीट्यूट फिर वापस अपने लेवल पे आ जाएगा। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ऐसी। बट मैं दोबारा ये होने नहीं दे सकते ना हम अपने बच्चों के साथ, तो हमें उस कंटेंट को पढ़ाना पड़ेगा, है ना? लेकिन वो कोर बुक में ना रख के हम उसे एक एक्स्ट्रा कंटेंट बना देंगे, ताकि जिसने पढ़ना है वो पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना ना पढ़े। वो अपनी इच्छा से पढ़ेगा बच्चा। ठीक है जी? कूल। एनी अदर फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस? कोई भी आपका सवाल हो? मैं थोड़ा-सा डिस्कशन भी कर लेता हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन था, भैया ये तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। ये एएफएम में क्यों डाल दिया? देखो, है फाइनेंशियल प्लानिंग है, डेफिनिटली। बट फाइनेंशियल प्लानिंग में आप आईबीएस के पेपर में पूछ रहे हो, जहाँ इंटीग्रेटेड कोर्सेज पढ़ के जाने, तो भी बच्चा पढ़ जाएगा। बट ग्रुप 1 वाला बच्चा, जिसका टैक्स शायद से उतना वेल रिवाइज्ड नहीं होगा, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो खाली ग्रुप 1 दे रहे होंगे, उनका टैक्सेशन रिवाइज्ड नहीं होगा, वो टैक्स के टच में नहीं होंगे इस वक़्त, है ना? और हो सकता है उनके ऑफिस में भी ज़्यादा टैक्स का काम ना हो। उन बच्चों के साथ तो धोखा हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का क्वेश्चन है, ये मेजरली टैक्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट टैक्स की है। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन पूछने का उनका क्या पर्पस है एएफएम के एग्जाम में। हाँ, अब आप बोलो कि सर आप भी तो बोलते हो मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करा है, तो ये भी तो सोवरेन इन्वेस्टमेंट की तो पार्ट हुई। बेटा, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछे ना, फिर क्वेश्चन टैक्स के हिसाब से क्यों बना रहा है? मतलब ज़्यादा बातें इसमें टैक्सेशन की उन्होंने करी, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है बच्चे इससे पूछना। एएफएम के एग्जाम में सही नहीं है क्वेश्चन। थोड़ा उसमें रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती तो शायद मैं हैप्पी होता। इसी तरीके के कई क्वेश्चन उन्होंने दिए, जो कि मुझे लगता है कि बेहतर क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, बेहतर क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। और अगर आप ये बोलो कि सर क्या क्वेश्चन खराब है? नहीं, क्वेश्चन खराब नहीं है, पर इंस्टीट्यूट का वार्निंग सिग्नल खराब है ना? ऐसे एक खबर पढ़ी थी मैंने कि कोई डैम है, डैम समझते हो? पानी रोक के रखता है ना, तो उस डैम को एक दिन पीछे से ज़्यादा पानी आ गया। तो ये रियल स्टोरी है, इंडिया में कहाँ की है मेरे को स्टेट का ध्यान नाम नहीं आ रहा। उन्होंने फ्लड गेट्स खोल दिए, फ्लड गेट्स बिना बताए खोल दिए। फ्लड गेट्स खुलते हैं तो आगे वाले एरिया में बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे गाँव में बाढ़ आ गई, लोगों की डेथ हो गई, लोग बेचारों की प्रॉपर्टी खराब हो गई। अरे! फ्लड गेट खोलने थे तो ऐसा तो है नहीं कि पीछे से पानी बहुत तेज़ अचानक आ गया होगा। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पहले तो आपको पता होगा ना कि एक्सेस पानी आ रहा है, अनाउंसमेंट तो करो, हॉर्न तो बजाओ, किसी तरीके से वार्निंग तो दो। बिना वार्निंग के करोगे तो बह जाएँगे आगे वाले गाँव। वो किया इन्होंने कि बिना वार्निंग के बाढ़ लाई। बाढ़ तो आई, लेकिन बिना वार्निंग के आई। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमारे और आपके लिए कहना आसान है, क्योंकि आपका अटेम्प्ट अभी नहीं है। तो आपको लग रहा है कोई बात नहीं, 15-20 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, पढ़ लेंगे, हम भी तैयार हो जाएँगे इसके लिए। थोड़ा एएफएम का स्टडी टाइम बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। और इससे आपको एक बात और सीख मिल गई कि जो मैं कहता हूँ ना कि ये कम आता है, या ये 10 साल से नहीं आया, 5 साल से नहीं आया, ये जिस तरह के 1-1, 2-2 क्वेश्चन रखे हुए हैं हमने, आपने उन्हें भी पढ़कर जाना है। आपके ऊपर प्रेशर बहुत आ गया। क्यों? क्योंकि अब आप कुछ छोड़ नहीं सकते। मतलब मैं सच बताऊँ, मैं बहुत बार एक बात बोलता था, अब मैं ये बात नहीं बोलूँगा वैसे। मैं ये बात बोलता था कि जैसे ये 100 मार्क का एएफएम है, अगर आपको 80 मार्क की पढ़ाई करनी है ना, 80 मार्क्स लाने हैं, तो आपको खाली 50% सिलेबस पढ़ना पड़ता था।
इतना प्रेडिक्टेबल पैटर्न था कि 50% सिलेबस पढ़कर ही हम 80% मार्क्स स्कोर कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा पैटर्न नहीं है। अब आपको पूरा 100% ही पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। मतलब पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे भी नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। बोलिए, मेरी बातें क्लियर हुई आपको? मैंने क्या कहा, जी हाँ या ना? एब्सोल्युटली। चलिए फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे की बातचीत करनी स्टार्ट करते हैं।